स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो शुरुआत करते हैं। जो लोक प्रशासन की इकाई 1 हो गई थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। इकाई 2 जिसके अंदर प्रशासनिक व्यवहार, नेतृत्व, निर्णय, संसार, जवाबदेहिता एवं अभिप्रेरणा के से संबंधित हैं। तो इकाई 2 के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इकाई 2 का जो प्रश्न है वो है नेतृत्व का अर्थ, प्रकार, गुणों, तकनीकों एवं कार्यों को बताइए। तो नेतृत्व के का क्या अर्थ है, नेतृत्व किसे कहते हैं, नेतृत्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, नेतृत्व का आशय व्यक्ति के ऐसे गुणों से है जिनके द्वारा वह उनके साथ के जो अन्य लोग होते हैं उनका नेतृत्व करता है, जिनके द्वारा वह अन्य लोगों का पथ प्रदर्शक बनता है और उनको जो है राह दिखाता है, किस प्रकार से काम करना है इसके लिए वो उनको क्या करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। तो जो मार्गदर्शन करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो एक तरीके से उनके ग्रुप का लीडर होता है, उनको नेतृत्वकर्ता कहते हैं। तो नेतृत्व के बारे में बात करते हैं। नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उन विशिष्ट गुणों से हैं जिनके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन कर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अपने अनेक गुणों के कारण ही नेता दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है। नेता अपने अच्छे गुणों से सभी को प्रभावित करता है। जो नेता किसे कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को कहते हैं नेता। तो जो नेता होता है उनके अंदर कुछ विशिष्ट और अच्छे गुण होते हैं। उन गुणों के फलस्वरूप वो क्या करता है, अन्य लोगों का मार्ग प्रदर्शन करता है। उस क्रिया को नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। नेतृत्व की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। पहली परिभाषा जो है वो है बर्नौट की। बर्नौट ने नेतृत्व की परिभाषा देते हुए कहा था कि नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उन गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों के संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने से मार्गदर्शन करता है। अर्थात अन्य लोगों का जो मार्गदर्शन करता है उनको नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व की अगली जो परिभाषा है वो है अल्फ्रेड के अनुसार। अल्फ्रेड ने नेतृत्व की परिभाषा देते हुए कहा था, नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक एवं बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं। यानी कि जो अनुयायी होते हैं उनसे जो वांछित कार्य करवाए जाते हैं बिना किसी दबाव के, उनको क्या कहते हैं, उनको जो है नेतृत्व कहते हैं। इनके अलावा जो परिभाषा है वो है लिविंगस्टर के अनुसार। लिविंगस्टर ने कहा था, अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता ही नेतृत्व है। यानी कि जो दूसरे लोग होते हैं, जो साथी होते हैं, उनके अंदर एक इच्छा जागृत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। अब देखो नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। नेतृत्व की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो है अनुयायी। नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति है उसके अनुयायी होना बहुत जरूरी है। नेतृत्व कर रहा है इसका तात्पर्य यह है कि नेतृत्व की प्रमुख विशेषता है कि नेता के कुछ न कुछ अनुयायियों का होना। अगर उनके अनुयायी नहीं होंगे, उनको मानने वाले लोग नहीं होंगे, तो फिर वो नेता किसका होगा। खुद कोई नेता नहीं हो सकता। नेता वही है जिसके पास अनुयायी है। जिसके पास अनुयायियों की संख्या जितनी बड़ी होती है, जिनको आज के समय में कहते हैं फैन फॉलोवर्स, जिनके पास में फैन फॉलोवर्स की संख्या ज़्यादा होती है वो उतना ही बड़ा नेता कहलाता है। आपको पता है जो क्रिकेटर होते हैं, अभिनेता होते हैं, वो भी एक नेता है, क्योंकि उनके पास में भी बड़ी संख्या में क्या है, फैन फॉलोवर्स होते हैं। नेता को अपने अनुयायियों से स्वाभाविक आज्ञा पालन प्राप्त होना चाहिए और अनुयायी भी ऐसे होने चाहिए जो अपने नेता की बातों को क्या करें, माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। नेता का नेतृत्व अनुयायियों को स्वीकार होना चाहिए। नेता जो है उनके अनुयायी जो हैं वो उनको स्वीकार करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको वो दिल से नहीं चाहते हैं तो फिर क्या होगा, वो तो राजतंत्र हो जाएगा, वो तो निरंकुशताई हो जाएगी। वो नेता नहीं कहलाएगा बल्कि वो तानाशाह कहलाएगा। अगर जनता
किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से स्वीकार कर रही है तो वो हो गया नेता। और अगर वो ताकत के बल पर, हथियारों के बल पर, आर्थिक पावर के बल पर उनका नेता बन रहा है तो वो नेता नहीं है, बल्कि वो तानाशाह की श्रेणी में आएगा। अगली जो है क्रियाशील संबंध। नेता और अनुयायी, इनके बीच में जो है ना पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो क्रियाशील होने चाहिए। कुछ न कुछ क्रियाएं क्या है, नेता ऑर्डर देगा, उनके फॉलोवर्स मानेंगे, और इस प्रकार से उनके जो संबंध है वो कैसे होने चाहिए, क्रियाशील होने चाहिए, जड़ संबंध नहीं होने चाहिए। सामान्य लक्ष्य, नेता जो होता है, नेतृत्व की ये प्रकृति है कि नेता संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने अनुयायियों को निर्देशित करता है। नेता अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी देता है, उन्हें लक्ष्यों को स्पष्ट परिभाषित कराता है और उनकी लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये जो नेता है वो क्या करेगा, जो जनता है या जो अनुयायी है उनको उनके लक्ष्य बताएगा। क्या करेगा, ये लक्ष्य बताएगा कि भाई आपका ये टास्क है, ठीक है। एक बॉस होता है, वो अपने जो भी एक कार्मिक होते, कर्मचारी होते, उनको टारगेट बताता है कि आपका ये टारगेट है। और जब उसके अनुयायी काम करते हैं, उनके फॉलोवर्स काम करते हैं और काम करते हुए उनको कोई समस्या आती है, अपने लक्ष्य को पूरा करने में कोई बाधा आती है, तो वो उनको क्या करेगा, उस बाधा को ख़त्म करेगा, उसको बीच में क्या करेगा, हेल्प भी करेगा। आदर्श आचरण, नेता का जो आचरण होता है, नेतृत्वकर्ता का जो आचरण होता है वो कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, मानने योग्य होना चाहिए। यानी कि वो वीर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, साथ ही साथ ईमानदार, सत्यवादी, इस प्रकार के गुण भी होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चोर, उचक्का, लुच्चा, लफंगा इस प्रकार का है तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने को अपना नेता नहीं बनाना चाहिए। झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी एक अच्छा नेता नहीं होता है, क्योंकि बार बार झूठ बोलने की वजह से उनके जो अनुयायी होते हैं वो उनको हर समय शक की नज़र से देखते हैं। इसलिए एक अच्छे नेतृत्व की ये विशेषता है कि जो नेतृत्व है वो कैसा होना चाहिए, एक आदर्श आचरण वाला होना चाहिए। उसका जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, उनके अंदर जो है खराब गुण नहीं होने चाहिए। उनके अंदर कुछ भी जो है, जो चीज़ें समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं है, जो कार्य समाज के अंदर स्वीकार्य नहीं है, ऐसे कार्य उसको नहीं करने चाहिए। खास कर सके उसको झूठ बोलना और जो भी इस प्रकार की बातें होती हैं उनसे बच के रहना चाहिए। हितों की एकता, देखिए नेतृत्व के अंदर अगली जो विशेषता होगी वो होगी हितों की एकता। जो अनुयायी है वो और उनका जो नेता है वो, बॉस एंड कर्मचारी, उन दोनों के जो है हितों की रक्षा होनी चाहिए। किसी एक के हित के लिए ऐसा नहीं होने चाहिए कि कर्मचारी जो हैं वो अपना गुट बना करके, संगठन बना करके नेतृत्व को क्या कर रहे हैं, नेतृत्व को वो ऐसे बार बार जो है टेंशन दे रहे हैं, नेतृत्व को किसी कार्य के लिए मजबूर कर रहे हैं। और नेतृत्व भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाए। दोनों के हितों की जो है रक्षा होनी चाहिए और दोनों के हितों की एकता जो है उनको देखते हुए कार्य करना चाहिए। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया, नेतृत्व की एक और विशेषता है, गतिशील रहनी चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, वरना क्या होगा कि नेतृत्व जो है ना उसके अंदर जो है कमी आ जाएगी। नेतृत्व के विभिन्न प्रकार, ये थी नेतृत्व की विभिन्न विशेषताएं। अब नेतृत्व के प्रकार के बारे में देखते हैं। एक तो होता है औपचारिक नेतृत्व। औपचारिक नेतृत्व किसे कहते हैं? औपचारिक नेतृत्व का वह रूप या प्रकार है जिसको उच्च अधिकारियों द्वारा निर्मित किया जाता है। जब तक अध्यक्ष अपने पद पर नियुक्त होता है तो उसको निर्देश, निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि के सभी कार्य सौंप दिए जाते हैं जो एक नेता को संपन्न करने होते हैं। एक तो होता है औपचारिक नेतृत्व, यानी कि जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक वो सारे के सारे कार्य क्या करेगा, वो ही करेगा और उसके पास सारे के सारे जो है पावर रहेगा। एक होता है अनौपचारिक नेतृत्व। अनौपचारिक नेतृत्व किसे कहते हैं? तो थियो हेमन के अनुसार अनौपचारिक नेता वह व्यक्ति होता है जो संगठन में किसी सत्तापूर्ण औपचारिक स्थिति के बिना ही समूह के अन्य सदस्यों के व्यवहार को कलात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसके नेतृत्व के लिए समूह के सदस्य स्वेच्छा से समर्पण कर देते हैं।
जिसके पास में कानूनी रूप से वैध सत्ता होती है वो तो होगा औपचारिक नेतृत्व। और क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो है चतुर किस्म का व्यक्ति होता है, एक कला होती है कि वो अपनी बात जो है दूसरे लोगों से मनवा सके, तो वो जो नेतृत्व होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक नेतृत्व होता है। उसके पास में कोई पद नहीं होता है, वो कोई अधिकारी नहीं होता है, फिर भी वो अपनी बात जो है दूसरे लोगों से मनवा सकता है, सत्तावादी नेतृत्व। यह वह नेतृत्व है जिसमें निर्णय लेने में नीति निर्धारण करने में संगठन के सदस्यों की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता, स्वयं नेता अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेता है। एक होता है सत्तावादी नेतृत्व, उसके अंदर क्या होता है, जो संगठन होता है उसके अंदर सारी की सारी जो सत्ता होती है वो उसके नेता के पास होती है। नेता जो होता है वो अपने संगठन के सदस्यों से किसी भी कार्य के लिए, किसी भी बात के लिए राय मशवरा नहीं करता है, उनकी सलाह नहीं लेता है, बल्कि उसकी जो मर्जी में आता है इस प्रकार के कार्य करता है, उसको सत्तावादी नेतृत्व कहते हैं। एक होता है प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व जो होता है वो सबसे अच्छा नेतृत्व माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो नेतृत्वकर्ता होता है, जो बॉस होता है, वो अपने सब कर्मचारियों को, नेता अपने सभी अनुयायियों से मिलता है, सबकी राय जानता है, सबकी सलाह सुनता है, उसके बाद में सबके हितों को ध्यान में रखते हुए कोई एक उचित और अच्छा निर्णय लेता है जो समाज, राज्य, नेता और उसके अनुयायी सभी के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, सबकी प्रकृति के लिए ठीक होता है। ऐसे नेतृत्व को क्या कहते हैं, प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व का वह रूप जिसमें संगठन के सभी सदस्यों को संगठन के कार्यों में योगदान देने का अवसर प्रदान किया जाता है, प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व कहलाता है। नेतृत्व का वह रूप कर्मचारियों एवं उनके सक्रिय सहयोग पर बहुत अधिक जोर देता है। सभी कर्मचारियों को क्या करता है, नेतृत्व करने का जो है मौका देता है। एक होता है बाह्य नेतृत्व। बाह्य नेतृत्व किसे कहते हैं, जब संगठन के सदस्य संगठन के किसी व्यक्ति को नेता मानकर उचित नहीं समझते और संगठन के बाहर का व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए नियुक्त करते हैं, तो ऐसा नेतृत्व बाह्य नेतृत्व कहलाता है। कोई संगठन है, कोई समुदाय है, उसके अंदर उनको लगता है कि अपन सब में से कोई भी व्यक्ति जो है योग्य नहीं है, तो ऐसे समय में क्या करते हैं कि उनका नेतृत्व करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य नेतृत्व कहते हैं। खुद के बाहर का नेतृत्व, आंतरिक नेतृत्व। आंतरिक नेतृत्व क्या कहते हैं कि खुद के अंदर से ही किसी व्यक्ति का जो है नेतृत्व ले लेते हैं। जैसे लोकसभा के अंदर होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, कि खुद के लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का लोकसभा के सभी सदस्य चुनाव कर लेते हैं, तो वो होगा आंतरिक नेतृत्व। संगठन के अंदर से ही निर्मित या विकसित नेतृत्व को आंतरिक नेतृत्व कहा जाता है। इसमें नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति संगठन की सभी प्रकार की संगठन की सभी प्रकार की सत्ता जाना चाहिए, यानी कि संगठन के अंदर सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो उसके पास आ जाती हैं और उनके अंदर अंदर का ही कोई व्यक्ति होता है। एक होता है निर्बाधकारी नेतृत्व। निर्बाधकारी नेतृत्व किसे कहते हैं, यह नेतृत्व अपने अनुयायियों के कार्यों में न्यूनतम दखल या बाधा करने में विश्वास करता है। अपने अनुयायियों को वो उनके अपने भरोसे छोड़ देता है। निर्बाधकारी का मतलब ये होता है कि जो नेता होता है, जो बॉस होता है, जो नेतृत्वकर्ता होता है, वो अपने जो अनुयायी होते हैं, उनके फॉलोवर होते हैं, उनको मानने वाले जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यों के अंदर बहुत कम बाधा डालता है, उनको स्वतंत्रता दे देता है कि आप अपने हिसाब से कार्य करो, अच्छा कार्य करो। वो होता है निर्बाधकारी नेतृत्व। एक होता है संस्थागत नेतृत्व। संस्थागत नेतृत्व वो होता है जो निजी या लोक प्रशासन में अपने पद विशेष के कारण प्रभावशाली स्थिति में आ जाता है। अपनी स्थिति विशेष के कारण वह नेतृत्व संगठन के कुछ या अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। यानी कि संगठन के अंदर संस्थागत नेतृत्व वो होता है जो निजी या लोक प्रशासन में अपने पद विशेष के कारण प्रभावशाली स्थिति में आ जाता है। यानी उनके पास कोई पद होता है, उस पद के कारण वो क्या होता है, एक अच्छी प्रभावशाली स्थिति के अंदर आ जाता है। अपनी स्थिति विशेष के कारण वह नेतृत्व संगठन के कुछ अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करने करता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो सबको जो क्या करता है, कर्मचारी वगैरह जो होते हैं उनको क्या करता है, उनको जो है उनके कार्यों के अंदर जो है हस्तक्षेप करता है, उनके अंदर उनको प्रभावित करता है। एक होता है क्रियात्मक नेतृत्व। क्रियात्मक नेतृत्व किसे कहते हैं, अपनी योग्यता, अनुभव, दक्षता, कौशल और ज्ञान के आधार पर विकसित होने वाले नेतृत्व क्रियात्मक नेतृत्व कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान की वजह से उनके अंदर एक कौशल विकसित हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है, क्रियात्मक नेतृत्व कहा जाता है। पारिस्थितिकी नेतृत्व। पारिस्थितिकी नेतृत्व के अंतर्गत नेतृत्व कौशल सीखा जा सकता है, इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के लिए नेताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि आने वाली परिस्थिति के अंदर किस प्रकार की क्या समस्या आ जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले से क्या करना,
नेताओं को निपुण करना, कार्यों के अंदर जो है उनको होशियार करके रखना, ये जो है क्या होते हैं, ये पारिस्थितिकी नेतृत्व कहलाता है। अब जो ये नेतृत्व होता है, उस नेतृत्व के कार्य क्या क्या होते हैं? तो नेतृत्व के कार्य, नेतृत्व के जो है वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं। एक नेता होता है, एक बॉस होता है, सारे के सारे कार्य उसके ही हैं, ठीक है ना। अगर संस्था या राज्य या कोई भी संगठन, सत्ता, राज्य जो भी है, समुदाय है, वो अगर प्रोग्रेस नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसका जो बॉस है वो जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेतृत्व में कमी रही है। एक अच्छा नेतृत्व होता है वो एक संस्था को क्या होता है, निम्न स्तर से लगाकर शिखर तक ले जाता है। और अगर नेतृत्व अच्छा नहीं होता है तो वो क्या होता है, शिखर पे चढ़ी हुई जो वस्तु होती है, जिसकी प्रकृति बहुत अच्छी होती है, जो बड़ी वस्तु होती है, उनको भी क्या होता है, निम्न दर्जे पर लेकर के आ जाता है। तो नेतृत्व के जो कार्य हैं, पहला कार्य है, एक नेता का मुख्य कार्य वातावरण को कार्य के अनुकूल बनाना है, माहौल बनाना, काम के अनुरूप माहौल बनाना चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों से जो काम करवाया जाता है ना, अगर उनको माहौल मिलेगा तभी वो काम करेंगे, अगर माहौल नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जैसे कर्मचारियों के लिए तकनीकी ज्ञान, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, उनके लिए पानी की, ठंडी हवा की, इस प्रकार की उनके बैठने की, अगर उनको कोई कार्य में समस्याएं आ रही हैं तो उनका समाधान करने की, एवं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहे, उनके अंदर सकारात्मकता बनी रहे, उनका मूड काम, उनका एक कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है काम करने का, तो उनका जो मूड होता है वो काम करने के लिए बना रहे, वो जो है एक अपनी अच्छे चित्त के साथ में खुश होकर के कार्य करे। इस प्रकार का माहौल बनाने का काम जो है वो किसका होता है, बॉस का होता है। वो जो होता है वो किसका होता है, नेतृत्वकर्ता का होता है। इसलिए जो भी नेतृत्वकर्ता होता है उसका पहला काम है कि वो उपयुक्त माहौल तैयार करे, जिससे उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो अच्छे से कार्य कर सके। नेतृत्व अनुयायियों के प्रयासों और संगठन के उद्देश्यों को एकीकृत करता है। नेतृत्व जो होता है ना, वो अनुयायियों के प्रयासों को और संगठनात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनको क्या करना, एकीकृत करना। खुद के भी जो हैं, खुद के प्रयास, लोगों के प्रयास, सभी प्रयासों को मिला करके आगे कार्य करना। नेतृत्व शीर्ष प्रबंधन और कार्य समूह के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। नेतृत्व जो होता है वो क्या होता है, जो टॉप शीर्ष का जो नेतृत्व होता है उनके बीच और जो सामान्य जनता होती है उनके बीच में क्या होता है, मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेता एक उपयुक्त परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। नेता का कार्य है कि वो क्या करे, परामर्श दे, अपने अनुयायियों को अच्छी सलाह दे और उनको गलत सलाह न दे। तो नेता का एक महत्वपूर्ण कार्य है परामर्शदाता के रूप में, कि उनको परामर्श देना चाहिए। और अगर उनके नेता के खुद के पास किसी बात की अगर जानकारी नहीं है तो उनको उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो सक्षम व्यक्ति होते हैं, जो निपुण व्यक्ति होते हैं, उनसे जो है राय मशविरा करनी चाहिए और जो है आगे अपने लोगों को परामर्श देना चाहिए। सत्ता का प्रभुत्व या उपयोग, सत्ता जो है, जो नेतृत्वकर्ता के पास में जो सत्ता होती है उसको जो है, उनका जो है उस सत्ता का प्रभुत्व अपने पास बनाए रखना चाहिए और उनका जो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो उपभोग करते हैं, वो कार्य, समय एवं परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। अगर नेतृत्वकर्ता अपनी सत्ता का प्रयोग बार बार अनुपयुक्त तरीके से, गलत तरीके से करेगा तो ऐसे समय में क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं वो उनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे और उनका जो कार्य है वो ज़्यादा अच्छे से फिर वो नहीं कर पाएगा। उनके अनुयायियों के ऊपर उनकी एक जो पकड़ होती है वो उस पकड़ के अंदर ज़्यादा जो है मजबूती नहीं रहेगी। नेता को समय प्रबंध के सिद्धांतों का गहन ज्ञान होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, कोई भी संस्था हो, समुदाय हो या राज्य खुद क्यों ना हो, नेतृत्व का एक मेन लक्ष्य होता है, मेन कार्य होता है टाइम मैनेजमेंट। उपयुक्त समय के अंदर उपयुक्त कार्य पूरा हो जाना। उपयुक्त समय के अंदर उपयुक्त कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक ये होता है कि एक समय में एक ही कार्य पूरा किया जाए। एक समय में एक कार्य को पूरा करने के बाद में दूसरा कार्य शुरू किया जाए। कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है कार्य पूरा करना चाहिए। एक कार्य कर रहे हैं, इतने में आपने दूसरा कार्य शुरू कर दिया,
इतने में दूसरा शुरू किया, फिर तीसरा शुरू कर दिया, चौथा शुरू कर दिया, पांचवा शुरू कर दिया। आपने क्या कर लिया कि जो आपका कर्मचारी है, जो आपका अनुयायी है, उसको क्या कर दिया, उसको खुद के जो है उनका वो माइंड डिवर्ट कर लिया आप लोगों ने, उसको खुद को, उसको आपने जो है इतने काम एक साथ में दे दिए कि वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि अब मैं कौन सा कार्य करूं और कौन सा कार्य नहीं करूं। तो एक जो नेतृत्व करता होता है उसका ये कार्य होता है कि वो क्या करे, वो टाइम का जो है पाबंद रहे, ठीक है ना, खुद भी टाइम का पाबंद रहे और अन्य को भी टाइम का पाबंद रहे। समय के अनुसार, एक टाइम टेबल के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और अपने कर्मचारियों से कार्य करवाना चाहिए। समय समय पर उसका क्या करना, फीडबैक लेना भी आवश्यक है। नेता को कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग का माहौल विकसित करना चाहिए। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में एक सहयोग का माहौल जो है उनको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि संघ शक्ति कलयुग है, एक संघ बना करके, एक संगठन बना करके जब कार्य करेंगे तो जितना कार्य अच्छे से होगा, जितनी कार्य के अंदर रूपता आएगी, उतना अच्छा कार्य एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। और अमूमन देखा जाता है कि चाहे किसी भी राज्य हो, समुदाय हो, संगठन हो, कहीं पे भी कहते हैं कि हाथ की अंगुलियां समान नहीं होती, उसी प्रकार से जो कर्मचारी होते हैं उनके अंदर भी एकता नहीं होती है। अब चाहे सरकारी कोई गवर्नमेंट का ऑफिस क्यों ना हो, निजी ऑफिस क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा, चिकित्सा, ये क्या कहते हैं ना, रोजगार, परिवहन, ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी समुदाय क्यों ना हो, कोई भी संस्था क्यों ना हो, उनके अंदर क्या होते हैं, कर्मचारियों के बीच में आपस में क्या होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो पसंद होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की जो परवरिश होती है वो अलग अलग माहौल में होती है। इस हिसाब से वो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जब कार्य क्षेत्र के अंदर किसी संस्था के साथ में जुड़ता है तो वो अपने अपने अनुसार कार्य करता है। हर कोई जो है अपने अपनी जो बात है, अपनी बातें जो है संस्था के अंदर उनको महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो बॉस होता है, जो नेतृत्व करता होता है, उसका कार्य है कि सभी जो कर्मचारी हैं, उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनको क्या करे, उनके सबकी मनोस्थिति को जाने, ठीक है ना, और उनको समझते हुए उन सब लोगों में आपस में एकता बनाए रखने की कोशिश करे, उनके बीच में आपस में सहयोग की भावना पैदा करे, जिनसे क्या हो कि वो अच्छे से कार्य कर सके। एक नेता को संगठन समूह के सदस्यों को संगठनात्मक नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों के बारे में अवश्य बताना चाहिए। अब देखो ये क्या होता है कि नेता जो होता है वो कार्यकर्ताओं के बीच में संगठन का माहौल विकसित नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है चाटुकारिता। चाटुकारिता क्या होती है कि जो नेतृत्व करता होता है वो क्या होता है, कुछ अयोग्य व्यक्तियों को, जिनके पास में नॉलेज की कमी है, जिसके पास योग्यता की कमी है, कहते हैं ना, वो बार बार अपने कार्य के अंदर फेल हो रहे हैं, फिर भी उनको बार बार उनको ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनकी क्या होती है, एक पसंद होती है। वो आपने अमूमन देखा होगा कि क्रिकेट की टीम के अंदर भी जो कप्तान होता है वो क्या होता है कि उसका जो पसंदीदा खिलाड़ी होता है उसको क्या करेगा, अगर वो बार बार फैल जा रहा है, वो बार बार आउट ऑफ फॉर्म है, फिर भी उसको बार बार मौका देगा, उसी से ही के नहीं काम भी करना और इसी से ही करवाना। और दूसरी तरफ क्या होगा, एक जो योग्य, अनुभवी, स्मार्ट जो बंदा है उसके पास, वो क्या करेगा, वो गेटमैन का कार्य करेगा। तो ऐसे समय में फिर क्या होता है कि उनके बीच में एकता का माहौल नहीं बन सकता। इस वजह से नेतृत्वकर्ता का कार्य है कि वो क्या करे कि अपने जो कर्मचारी हैं उनकी योग्यता, उनके अनुभव और वो उनके अंदर काम करने की जो क्षमता है, उनके पिछले कार्यों का जो परिणाम है, उन सब को देखते हुए कि भाई पिछले समय में इन्होंने कैसा कार्य किया है, इन सब को देखते हुए आगे उनका जो है प्रमोशन करना चाहिए, आगे उनको जो है उनको कार्यों का जो है उनको कार्य बांटने चाहिए, जिनसे क्या हो, सहयोग और एकता बनी रहे।
और उनकी जो है, इसके अलावा एक नेता को संगठन समूह के जो सदस्य हैं उनको नीतियों, प्रक्रिया और कार्यक्रम ये सब उनको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। जब तक कर्मचारियों को या अनुयायियों को उनको क्या करना है, उनके आने वाले समय में क्या नीति होगी, जो कार्यक्रम होंगे उनके बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो क्या है कि अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। आप अकस्मात किसी को कोई ऑर्डर देंगे, ऐसा ऐसा करो, तो फिर वो कार्य जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। हालांकि कर्मचारी क्या होते हैं कि कई कर्मचारी या अनुयायी हो, वो क्या है कि मजबूरी के अंदर अपने रोजगार को बचाने के लिए एक दिखावा कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं, मगर कार्य के अंदर जितनी तत्परता के साथ में, जितना स्मार्टली, जितना विशुद्ध कार्य होना चाहिए, जितना अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। इस वजह से जो नेतृत्व करता है उसका कार्य है कि वो अपने अनुयायियों को पहले से ही, सभी अनुयायियों को या उनकी जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनके बारे में अवगत करवाए एवं उनकी भी सलाह ले। आगे बात करते हैं नेतृत्व की तकनीकें। ठीक है, नेतृत्व की तकनीकें कौन कौन सी होती हैं, तो नेतृत्व की तकनीकें के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, तो नेतृत्व की तकनीकें, नेतृत्व किस प्रकार से करना चाहिए, यहाँ पे नेतृत्व की कुछ तकनीकों के बारे में बताया गया है। क्या आप एक प्रभावशाली नेता बनना चाह रहे हैं, यानी कि आपको एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनना है, एक अच्छा बॉस बनना है, एक अच्छा नेता बनना है, अपने जो है अनुयायी हैं उनको जो है अपने कंट्रोल में रखना है, या कुछ नेतृत्व विधियों पर एक नज़र रखते हैं, आपकी टीम को प्रेरित और प्रेरित करने में आपकी सहायता कर सकती है। आप जो अपनी टीम के साथ में मिलकर के जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ तकनीकें बताई गई हैं। इन तकनीकों की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ में मिलकर के क्या कर सकते हैं, अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेतृत्व के अंदर क्या करना चाहिए, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझना। सबसे पहले यदि आप अपने उद्देश्यों या अपनी कंपनी के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो आप किसी टीम का प्रभावी ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को यह पता होना चाहिए कि आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। सुनिश्चित करें कि आप स्पष्ट कर ले कि आपको बड़े लक्ष्य क्या हैं, ताकि आप तद अनुसार अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर सके और उन्हें अपनी टीम के साथ समाज कर सके। पहले अपने जो उद्देश्य हैं, अपने जो टास्क हैं, वो कितने समय के अंदर मुझे किस प्रकार से उसको पूरे करने हैं, उसके क्या कर ले, अपना उद्देश्य खुद जान ले। ठीक है ना, बार बार जो है अपने उद्देश्यों को नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं अभी आपने उद्देश्य बना लिया कि मैं जो है एक अच्छी कंपनी के लिए वो कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, और इतने में किसी ने आके, छाटुकार ने आके कह दिया ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक रहेगा, और आपने जो है जल्दी से पलटी मार दी, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य जो है वो सोच करके, विचार करके बाद में आपको अपना उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, और फिर अपने उद्देश्य से जो है उनको नहीं हटना चाहिए। अपनी टीम को जाने, उद्देश्य बनाने के, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से खुद समझना, जिससे क्या हो सके अपनी टीम को बता सके। उसके बाद में क्या करना, उसको अपनी टीम को जानना है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ नेता अपनी टीम से परिचित होते हैं और अपनी टीम के सदस्यों को समझते हैं। अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को जानने के लिए समय निकालें और आप उनके साथ बेहतर ढंग से संवाद करने में सक्षम होंगे। साथ ही उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगे। अपनी टीम से क्या करना, परिचित होना, अपनी टीम को जानना कि अपनी टीम के अंदर जो बंदे हैं, कौन सा बंदा किस फील्ड के अंदर कैपेबल है, कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है, क्या मैं ये काम इसको दूंगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। एक जो कहते हैं ना नियोजित परिणाम, यानी आप किसी से जो कार्य करवा रहे हैं उसके दोनों उनके परिणाम देखिए, उसका पॉजिटिव प्रभाव भी देखना, नेगेटिव प्रभाव भी देखना। कि भाई अमुक व्यक्ति मेरे बजट को संभाल रहा है, अमुक व्यक्ति जो है ये लड़का, अमुक जो अब मेरा कर्मचारी है वो माना कि ये जो है वो क्या करेगा, मेरा सारा का सारा वित्त संभालेगा, मेरा जो भी बजट आए व्यय है वो देखेगा। उसके बाद में ये देखना कि भाई ये व्यक्ति जब मेरा वित्त को देखेगा तो इसका
सकारात्मक परिणाम कितना होगा, नकारात्मक परिणाम क्या होगा। ये व्यक्ति मेरा पर्सनल पीए है, उसका सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम। ये व्यक्ति मेरे तकनीकी काम देख रहा है, ये व्यक्ति मेरी मार्केटिंग देख रहा है, तो उसके क्या है कि पहले तो उन लोगों की योग्यताओं के बारे में जानना कि भाई उस टीम के अंदर कौन सा व्यक्ति जो है वो योग्य है, और अगर योग्य व्यक्ति नहीं है तो उनको अपनी टीम के अंदर जिस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र से जुड़ा हुआ अनुभवी और उस क्षेत्र के अंदर अनुभव एवं योग्यता रखने वाले बंदे को जोड़ना, और अपनी टीम को जानने के बाद में क्या करना, उनके अंदर कार्यों का बंटवारा करना, और कार्यों का बंटवारा करने से पहले उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देखना। इसके अलावा देखो क्या होता है, एक जो है हमेशा सीखते रहो। एक नेता के रूप में आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप हमेशा सीखते हुए अपने खेल में शीर्ष पर बने रहे। अपने कौशल को लगातार बढ़ाने पर ध्यान देने से आपको अपने अवसरों का विस्तार करने में मदद मिलेगी और आप अपनी टीम का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने में सक्षम रहेंगे। एक नेता का यह गुण होता है कि वो खुद जो है क्या होता है, सीखता है, स्वयं खुद भी सीखता है, क्योंकि वो अगर खुद को अपडेट रखेगा तभी वो अपनी टीम को और अपने जॉब को अपडेट रख पाएगा। इसलिए एक नेता को जो है क्या करना चाहिए, उनको जो है खुद अपडेटेड रहना चाहिए, उनको जो है बार बार हर एक नई चीज़ को सीखते रहना चाहिए। इसके अलावा क्या है, सुनो। सबसे एक अच्छे नेता का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जो अच्छा लक्षण होता है वो होता है सुनना। अच्छा नेता वही होता है जिनके अंदर सुनने की आदत होती है। मगर अक्सर देखा जाता है कि जब व्यक्ति के पास में सत्ता आ जाती है, जब उसके पास में पावर आ जाता है, जैसे उसी के साथ उसकी सुनने की जो कैपेबिलिटी होती है, सुनने की उसकी जो योग्यता होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अमूमन हमने देखा होगा कि जितने भी नेतृत्वकर्ता होते हैं, जितने भी बॉस होते हैं, वो क्या करते हैं, सुनते कम हैं और सुनाते ज़्यादा है। सुनते कम हैं, सुनाते ज़्यादा है। सुनाने से क्या होगा कि उनके अंदर जो बात है ना, वो जो है उनको जो है समाज के अंदर क्या चल रहा है, राज्य के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, उनके बारे में वो जान ही नहीं पाएंगे। इनसे अच्छा होगा कि वो अपने कर्मचारियों की या उनसे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनकी अधिक से अधिक बातें सुनेगा ना, तो सुनने से क्या होगा कि उनको जो है वो अपडेटेड रहेगा समाज के बारे में। इसके अलावा जो है उनको क्या करना चाहिए, फीडबैक लेना। फीडबैक भी लेता रहेगा, जिनसे भी जो है इनपुट को, जो उनके फीडबैक है, उनके जो इनपुट है, उनको गंभीरता से लेने से परिणामों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपनी टीम से सलाह लेने से आपको भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अपनी टीम से क्या करनी चाहिए, सलाह लेनी भी चाहिए, बार बार सिर्फ सलाह देनी ही नहीं चाहिए। चूँकि आपकी टीम दौड़ में सबसे आगे है, इसलिए उसके पास स्थितियों की अंदरूनी जानकारी हो सकती है और वे ऐसे समाधान पेश कर सकते हैं जिससे संबंधित लोगों को लाभ होगा। यानी कि आपकी टीम के अंदर भी ये योग्यता हो सकती है कि वो आपको कुछ ऐसा अपडेट या ऐसी तकनीकी दे, ऐसी अंदरूनी जानकारी दे जो आपके लिए, आपकी टीम के लिए और सबके लिए, कंपनी के लिए क्या हो, लाभकारी सिद्ध हो सकती। प्रतिनिधि बनना सीखे। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का कार्य क्या है कि उसको प्रतिनिधि बनना होना चाहिए। एक अच्छा नेता प्रभावी ढंग से कार्य सौंपने में सक्षम होता है। इसका मतलब ये जानना है कि मदद कैसे जुटाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि आप कार्यों को समय सीमा से पहले आउटसोर्स कर दे ताकि उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कहने का मतलब ये है कि जो एक बॉस होता है, नेतृत्व करता है, उनको क्या करना चाहिए, प्रतिनिधि बनना कैसे है, प्रतिनिधि बनना सीखना चाहिए। और प्रतिनिधि बनना सीखने के लिए उनको जो है कार्य सौंपने के अंदर जो क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ढंग से कार्य सौंपना चाहिए। कार्य किस व्यक्ति को कैसे सौंपना है, जिसके बारे में अभी हमने आगे चर्चा की थी। सहयोग को प्रोत्साहित करें, ये इस बात के ऊपर भी हमने आगे से चर्चा कर ली है कि एक जो अच्छा नेता होता है उसको क्या करना चाहिए। ये नेतृत्व की हम तकनीकें पढ़ रहे हैं कि अच्छा नेतृत्व किस प्रकार से कर सकते हैं,
जो उनकी टीम है उनके अंदर आपस में सहयोग बढ़ाना चाहिए। उनकी टीम के अंदर आपस में जो है भाई भाई और उनके अंदर मित्रता की भावना बढ़नी चाहिए। सबके अंदर आपस में सहयोग मिलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिनसे सारे लोग मिल कर के अच्छे से कार्य कर सके। एवं उनके अंदर अगर किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट है तो वो भी क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। प्रभावी ढंग से संवाद करें। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जो होता है उनको प्रभावी ढंग से अपनी टीम के साथ में बार बार संवाद करते रहना चाहिए, उनके साथ में बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि वो अपने टीम की और अपने कार्य की जो अंदरूनी बातें होती हैं वो भी क्या होती हैं, जान सकना है। अपनी टीम के साथ संवाद करते समय जो है व्यक्ति को सीधा और स्पष्टवादी होने का प्रयास करे। कभी भी दूसरों के बारे में बात न करे या शिकायत न करे, यानी कि उनको जो है चाटुकारिता पे ध्यान नहीं देना चाहिए, स्पष्ट बातें करनी चाहिए। अपनी टीम के जो मेंबर हैं उनसे भी उनका खुद का फीडबैक, उनके कार्य का फीडबैक वो जो है प्राप्त करना चाहिए, ना कि किसी अन्य के कार्य का फीडबैक उनसे लेना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपने भाषण, ऑनलाइन संचार और शारीरिक भाषा में भी विनम्र और पेशेवर हैं। जब संभव हो तो उन्हें बताएं कि आप चीज़ों का अनुरोध क्यों कर रहे हैं। यह दिखाएं कि निर्णय कैसे लिए गए हैं। इसके अलावा क्या होती है कि एक जो नेतृत्वकर्ता होता है उसकी जो दयालुता होती है, उसकी दूसरों को सम्मान करने की उनकी जो भावना होती है वो भी क्या होती है, उनको अन्य से हट करके क्या होती है, समाज के अंदर, संस्था के अंदर बड़ा बनाती है। इसके अलावा प्रामाणिक बने, ठीक है ना। प्रामाणिक बनने के मतलब ये है कि अच्छे नेता दूसरों के प्रति ईमानदार रहने में सक्षम होते हैं। अपनी टीम के साथ प्रामाणिक होने से उन्हें अपने साथ बेहतर ढंग के जुड़ने में मदद मिलेगी और अपने साथ बेहतर ढंग से बातचीत कर पाएंगे। अपनी टीम के साथ खुले रहकर आप समर्थन का माहौल बनाने में सक्षम हो गए। उन्हें भाग लेने, साझा करने, प्रश्न पूछने और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जो नेता हैं, जो नेतृत्व करता है, जो बॉस है, उनको प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है ना। ये बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नहीं होना चाहिए। उनकी जो बातें होती है उनके अंदर प्रामाणिकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, तब जाके उनके कर्मचारियों को लगेगा कि नहीं, बात में कुछ दम है, इन्होंने जो कहा है वो ऐसा होगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो बार बार जो है हर पल अपने निर्णयों को बदलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा है प्रामाणिकता से लोग नहीं लेते हैं। कंपनी के विजन के पीछे खड़े रहना। आप जिस कंपनी के मालिक हो, जो बॉस हो, उस कंपनी का मेन विजन क्या है, उसका टास्क क्या है, उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। देखो क्या होती है, कोई भी संस्था होती है, कंपनी होती है, वो कोई भी खराब नहीं होती है। कभी भी जो संस्था होती है या कंपनी होती है, कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो भी है वो कभी खराब नहीं होता है। खराब कौन बनाते हैं, खराब उनके अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो चाटुकार प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो अपने स्वयं के, जिनके स्वयं के कार्य में दम नहीं होता है, वो फिर दूसरों के कार्यों में मीन मेघ निकालते हैं। खुद जो है मेहनत नहीं कर पाते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, चाटुकारिता पे बल देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस संस्था को खराब बनाते हैं। इसके अलावा जो है उदाहरण के आधार पर नेतृत्व करे। एक जो नेतृत्व करता है उनको बार बार जो है अच्छे अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनका क्या करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए कि भाई विवेकानंद जी ने ये कर लिया तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, गांधी जी ने ऐसा किया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नेतृत्व की जो तकनीकें थी वो आपको मैंने बताई कि भाई किस प्रकार से नेतृत्व करना चाहिए। अब जो है प्रभावी नेतृत्व के गुण, एक जो अच्छा नेता होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। एक अच्छे नेता के 7 लक्षण दिए हैं। एक अच्छे जो नेता होते हैं उनके हमारी किताब के अंदर 7 लक्षण दिए गए कि उनके अंदर 7 लक्षण होते हैं। वो 7 लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला जो लक्षण है वो है प्रभावी संचार। एक जो नेता होता है उनका जो संचार करने का जो तरीका होता है, ठीक है ना, बात करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी रूप से जो है वो बातचीत करने में होना चाहिए। बातों के अंदर स्पष्टता एवं थोड़ा दम होना चाहिए। इसके अलावा जवाबदेही और जिम्मेदारी, वो जो नेता होता है उसको जवाबदेह होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए।
अगर किसी क्षेत्र के अंदर, कार्य के अंदर वो फेल हो जाए है तो उसको उसके लिए खुद को जिम्मेदार होना पड़ेगा, ना कि वो अपनी कमी क्या कर ले, दूसरों के ऊपर डाल ले। दीर्घकालीन सोच, एक अच्छा जो नेता होता है उसको लंबी सोच रख करके जो है कार्य करना चाहिए, उसको वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा स्व प्रेरणा, उसको खुद से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे क्या हो सके कि वो अच्छे से कार्य कर सके। आत्मविश्वास, एक अच्छा जो नेता होता है उनके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास, जिससे क्या हो कि वो अपनी जो टीम है उनके अंदर भी आत्मविश्वास भर सके और आत्मविश्वास के अनुसार वो अच्छे से कार्य कर सके। इसके अलावा जन अभिविन्यास, एक जो अच्छा नेता होता है उनको क्या है, जन अभिविन्यास की उसके अंदर भावना होनी चाहिए। नेता आमतौर पर लोगों पर केंद्रित और टीम के खिलाड़ी होते हैं। एक टीम संस्कृति को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में दूसरों को शामिल करने और टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए चिंता देखने में सक्षम है। यानी कि सब जो है आपस में मिलजुल के रहे, इस प्रकार की बात इसकी है। भावनात्मक स्थिरता, जो नेता होता है उसके जो खेल होते हैं, नेता अपने व्यवहार पर अच्छा नियंत्रण और नियमन रखते हैं और निराशा और तनाव को सहन करने में सक्षम होते हैं। नेता तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया के बिना वातावरण में बदलावों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अच्छा जो नेता होता है उनके भावनाओं के ऊपर स्थिरता रखनी चाहिए उनको, और उनको क्या करने चाहिए कि अपने व्यवहार है उसके ऊपर नियंत्रण रखना और नियमन रखना भी क्या है, जरूरी है। तो बात कर रहे थे हम नेतृत्व के बारे में। अब बात करते हैं निर्णय प्रक्रिया क्या है, उनके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो निर्णय प्रक्रिया के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निर्णय प्रक्रिया के ऊपर बात करते हैं। निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? निर्णयन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, महत्व एवं प्रक्रिया। निर्णयन किसे कहते हैं? निर्णयन का मतलब होता है, निर्णयन का शाब्दिक अर्थ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से लगाया जाता है। व्यवसाय के परिवर्तन से समापन तक निर्णय ही लेने पड़ते हैं। प्रबंधकों को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। ये होता है निर्णयन। यानी कि एक निर्णय लेना, जो आपके पास विकल्प हैं उनमें से एक श्रेष्ठ विकल्प को लेना और जो है कि भाई निर्णय करना। निर्णयन कौन करता है? नेतृत्व करता, ठीक है ना, अपनी टीम की सहायता से। निर्णयन की परिभाषा, R.S. डाबर ने निर्णयन की परिभाषा देते हुए कहा कि निर्णयन दो या अधिक विकल्पों में से एक आचरण विकल्प का किसी सिद्धांत के आधार पर चुनाव करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निर्णय लेने का आशय काम समाप्त करना या व्यावहारिक भाषा में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय की परिभाषा दी कि निर्णय के अंतर्गत तीन प्रमुख अवस्थाएं समावित होती हैं: कार्य करने के अवसरों का पता लगाना, कार्य के संभावित कर्मों का पता लगाना तथा कार्य के संभावित कर्मों में से किसी एक का चयन करना। हॉज एवं जॉनसन ने निर्णय की परिभाषा दी थी कि उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक विशेष विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। तो ये जो है निर्णय का अर्थ एवं परिभाषा थी। निर्णय का कुल मिला के अर्थ यही होता है कि किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है ना, और कोई भी एक निर्णय लेना कि भाई मुझे कहाँ जाना है। तो अब 10 विकल्प है हमारे पास, तो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है उनका जो है एक श्रेष्ठ विकल्प को चुनना, वो क्या होता है? निर्णय होता है। निर्णय के लक्षण कौन कौन से होते हैं या विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो निर्णय की प्रमुख विशेषता या लक्षण निम्न है। निर्णय की निम्नलिखित विशेषता या लक्षण है। निर्णय प्रक्रिया मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त बुद्धि, ज्ञान, विवेक, अनुभव की आवश्यकता हो। देखो, कोई भी निर्णय लेने के लिए बुद्धि, ज्ञान एवं विवेक की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना निर्णय नहीं कर सकते। निर्णय अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। जितने भी आपके पास विकल्प हैं उनमें से किसी एक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया है, वो क्या होती है? निर्णय होती है। इनके अलावा कुछ निर्णय कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होगा? एक निर्णय लिया जाता है कि भाई हम लोगों को जैसे चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी विशेष टास्क को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्या करना? निर्णय करना। निर्णय में चुनाव की स्वतंत्रता होती है। निर्णय लेने के अंदर क्या होती है कि जो चुनाव, किसका चुनाव करना है उसकी क्या होती है? पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए। निर्णय नियोजन का अंग है। निर्णय क्या होता है? नियोजन का अंग होता है। नियोजन का मतलब ये होता है कि निर्णय लेने से पहले ये देखना कि उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों परिणामों को ध्यान में रखते हुए
निर्णय लेना वो नियोजन है। निर्णय लेने से पूर्व आवश्यक हो तो योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से विचार विमर्श किया जा सकता है। निर्णय, ये बहुत ही अच्छी विशेषता है कि निर्णय लेने से पहले योग्य एवं अनुभवी और अच्छे व्यक्तियों से क्या करनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। निर्णय से जो प्रभावित होंगे उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। निर्णय नकारात्मक भी होते हैं, अर्थात निर्णय करने की इच्छा भी निर्णय हो सकती है। निर्णय ऐसा नहीं होता है सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में दृढ़ता अति आवश्यक है। निर्णय जो लेते हैं वो दृढ़ रूप होकर के लेने आवश्यक है। निर्णयों में समय तत्व महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर सही निर्णय लिया जाता है तो वो क्या करता है, प्रभावशाली होता है। इसलिए निर्णय प्रक्रिया में क्या है, समय तत्व महत्वपूर्ण। निर्णय वास्तविक स्थिति के अनुरूप होते हैं। निर्णय जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक स्थिति के अनुरूप होते हैं। तो ये था निर्णय के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रशासन में संचार या संप्रेषण को समझाइए। संचार किसे कहते हैं, संप्रेषण किसे कहते हैं लोक प्रशासन के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो संचार या संप्रेषण क्या है? सामान्य भाषा में संप्रेषण या संचार से आशय उस विचार विमर्श से हैं जो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किसी सूचना अथवा जानकारी के लिए होता है। दो व्यक्तियों के बीच में किसी सूचना एवं बात को आदान प्रदान करने का जो तरीका होता है वो कहलाता है संचार या संप्रेषण कहलाता है। अन्य शब्दों में इसका अर्थ होगा संचार विचारों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान है। एक व्यक्ति के विचार या जो सूचनाएं हैं उनको अन्य लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो संचार या संप्रेषण है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तत्वों, विचारों, विचारधाराओं या संवेगों के पारस्परिक आदान प्रदान को संचार कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में जो विचार होते हैं उनके बीच में आपस में पारस्परिक जो आदान प्रदान होता है उनको क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। न्यूमन एवं समर के अनुसार, न्यूमन एवं समर ने संचार की परिभाषा दी। संप्रेषण में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सभाओं अथवा भावनाओं का आदान प्रदान होता है। दो व्यक्तियों के बीच में तथ्य, विचार, सभा, भावना, इनका आदान प्रदान होता है। ये कहा था न्यूमन एवं समर ने। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, ऑक्सफोर्ड की जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अंदर संचार की परिभाषा बताई है। संचार से आशय विचारों एवं ज्ञान आदि के विनिमय अथवा पहुंचाने से है। ऐसे शब्दों, लेखों अथवा चिन्हों के माध्यम से किया जा सकता है। शब्दों के माध्यम से लिख करके या ऐसे इशारे करके जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे संचार कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, अमेरिकन प्रबंधकीय एसोसिएशन के अनुसार, अमेरिका के अंदर जो प्रबंधकीय एसोसिएशन है उन्होंने संचार की परिभाषा दी कि संचार से आशय किसी ऐसे व्यवहार से है जिसका परिणाम आशय का विनिमय होता है। थियो हेमन, जो कि राजनीति विज्ञान के अंदर इसमें बहुत अच्छा नाम है उनका, लोक प्रशासन के क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है। दो लोगों के बीच में सूचनाओं और समझदारी बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, संप्रेषण है। ये बात किसने कही थी, थियो हेमन ने कही थी। अब जो संप्रेषण होता है, जो दो लोगों के बीच में संचार होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो संप्रेषण या संचार के उद्देश्य, संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है उचित व्यक्ति को उचित तरीके से उचित समय पर उचित स्थान पर उचित सूचना पहुंचाना होता है। संप्रेषण या संचार के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला उद्देश्य है सूचना का आदान प्रदान, ठीक है, यानी कि जो सूचना है उसका क्या करना, आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरी जगह पर सूचना को पहुंचाना, उचित संदेश देना। जो भी वास्तविक, सही और उचित संदेश है वो दूसरी जगह पर जहां पर पहुंचाना चाहिए उसको पहुंचाना, ये भी क्या है, संचार का उद्देश्य है। क्रियाओं में समन्वय, जो आपस में जो क्रियाएं हैं उनके अंदर समन्वय क्या करना, बना रखना। कभी संप्रेषण और संचार के माध्यम से क्रियाओं में समन्वय बना रहता है। कार्रवाई हो सके, जो उपयुक्त कार्रवाई आगे की क्या करनी है इसके बारे में भी संप्रेषण या संचार के माध्यम से क्या हो सके, उनको जो है मिल सकती है, सूचना मिल सकती है। इनके अलावा अगला जो कार्य है वो है निष्पादन। संसार के माध्यम से वास्तव में किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन हो सकता है। अगर कोई कमी हो तो इसे सुधारा जा सकता है। यदि किसी स्थान पर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उचित कार्रवाई की जा सकती है। तो निष्पादन, क्रियाओं में समन्वय, क्रियाओं में समन्वय से तात्पर्य है संप्रेषण व्यवसाय को संचालित व नियंत्रित करने वालों के लिए व्यवसाय की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का एक यंत्र है। समन्वय के लिए संप्रेषण एक पूर्व आवश्यक शर्त है।
यानी समन्वय स्थापित करने के लिए, आपस में समन्वय स्थापित करना है क्रियाओं में, तो संप्रेक्षण क्या है उसके पूर्व की एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसके अलावा इसका जो अगला उद्देश्य है वो है भ्रमों को हटाना, जो भ्रम होता है उनको हटाना। सूचना विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है। सूचनाएं जो होती हैं वो क्या होती है, एक स्तर से दूसरे स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर होकर के गुजरती है, और विभिन्न व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उसका विश्लेषण करते हैं, जिससे भ्रम व गलत फहमी उत्पन्न होती है। भ्रम संप्रेक्षण प्रक्रिया का सबसे बड़ा शत्रु है। देखो क्या होता है कि सूचनाएं जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर एक दो लोगों के बीच में पहुंचती हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे जो बातें हैं, थोड़ा नमक मिर्ची लोग अपने अनुसार भी मिला लेते हैं। तो फिर उन भ्रमों को हटाने के लिए क्या है, आपस में जो है रियलिटी बहाल करना और संप्रेक्षण संसार आवश्यक है। नीतियों को लागू करना, नीतियों को लागू करने के में क्या है, संप्रेक्षण एक व्यावसायिक संगठन द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों की क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है। यदि प्रभावी संप्रेक्षण व्यावसायिक संगठन में विद्यमान है, तो संगठन की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में एवं उनकी सफलता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसके अलावा जो है प्रेरणा जागृत करने के लिए भी संप्रेक्षण क्या है, आवश्यक है। कर्मचारियों को कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी देना आवश्यक है, और ये कार्य संप्रेक्षण की सहायता से ही किया जा सकता है। अगर कर्मचारियों को इस बात का पूर्ण ज्ञान हो कि अच्छा कार्य करने पर उसकी तरक्की होगी एवं पारितोषिक प्राप्त होगा, तो वे निश्चित रूप से अच्छी तरह से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो उनको तरक्की से जो होने वाले लाभों को बताना, ये जो है संप्रेक्षण की क्या है, वे प्रमुख उद्देश्य हैं। बात करते हैं संप्रेक्षण या संसार की प्रकृति कैसी होती है। तो संप्रेक्षण प्रबंधकीय कार्यों के लिए आवश्यक, संप्रेक्षण जो होता है वो प्रबंधकीय कार्य मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक जो है मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रबंधकीय कार्यों जैसे निर्देशन के लिए संप्रेक्षण अत्यंत जरूरी है। संप्रेक्षण के बिना निर्देशन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा संप्रेक्षण है वो क्या है, दोहरी क्रिया है। संप्रेक्षण के अंतर्गत केवल निर्देश ही नहीं दिए जाते, वरन अधीन कर्मचारियों में विचार विमर्श भी किया जाता है, उनके सुझाव तथा कठिनाइयों को सुना जाता है। इस तरह ये क्या है, दोहरी प्रक्रिया होती है। इसके अंदर सिर्फ निर्देश ही नहीं दिए जाते, बल्कि कर्मचारियों की जो समस्याएं होती है उनको भी क्या किया जाता है, सुना जाता है। इस प्रकार से ये एक दोहरी प्रक्रिया होती है, दोनों के लिए फायदेमंद होती है, कंपनी एवं कर्मचारी। संप्रेक्षण एक सतत क्रिया है। संप्रेक्षण क्या होता है, एक सतत क्रिया होती है। संप्रेक्षण की क्रिया लगातार चलती रहती है। विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है, सदैव चलता रहता है। अभिप्रेरणा का आधार होता है। संप्रेक्षण क्या होता है, संप्रेक्षण को अभिप्रेरणा का आधार कहा जा सकता है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने हेतु क्या होता है, प्रेरित किया जाता है। इनको प्रेरित करने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। संप्रेक्षण प्रवाह होता है। संप्रेक्षण क्या होता है, प्रवाह होता है। संप्रेक्षण 3 दिशाओं में प्रभावित होते हैं, एक तो अधोमुखी, एक ऊर्ध्वमुखी एवं क्षैतिज। इसलिए जो है संप्रेक्षण जो है तीनों प्रकार से हो सकते हैं। एक तो आपस में संप्रेक्षण कर सकते हैं, लिखित संप्रेक्षण कर सकते हैं, या किसी अन्य के माध्यम से भी संप्रेक्षण क्या है, कर सकते हैं। संप्रेक्षण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संप्रेक्षण के सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। संप्रेक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध एवं वास्तव में प्रभावी संप्रेक्षण की समस्या हर जगह व्याप्त है, जैसे व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थावार, पारिवारिक, राजकीय, ट्रेड यूनियनों आदि। तो संप्रेक्षण क्या होते हैं, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सब जगह देखी जाती है। परिवार हो, राज्य हो, ट्रेड यूनियन हो, संस्था हो, सबके अंदर देखी जाती है। संप्रेक्षण विज्ञान एवं कला दोनों है। संप्रेक्षण क्या है, ये विज्ञान इसलिए है क्योंकि संप्रेक्षण क्रिया को संपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान की जरूरत होती है। और ये विज्ञान क्यों है, क्योंकि संप्रेक्षण प्रक्रिया को संपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान की जरूरत होती है। और ये कला किस लिए है, कला इसलिए है कि कलात्मक अभिव्यक्ति सही संप्रेक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार कला एवं विज्ञान दोनों के उचित मिश्रण से ही संप्रेक्षण प्रभावी बनता है। संप्रेक्षण जो है क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेक्षण सिर्फ व्यावसायिक संस्थानों में नहीं होता, वरन समाज के हर व्यक्ति द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए इन्हें एक सामाजिक प्रक्रिया
कहा जाता है। तो ये क्या थी, संप्रेक्षण या संसार की प्रकृति की संप्रेक्षण या संसार क्या होता है। अब बात करते हैं संप्रेक्षण या संसार का महत्व। संप्रेक्षण या जो संसार होता है उसका महत्व क्या होता है। तो पहला इसका जो महत्व होता है वो होता है व्यवसाय के सुचारू एवं कुशल संचालन हेतु आवश्यक है। एक किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से एवं कुशल ढंग से उसका संचालन करने के लिए आपस में बातचीत या संप्रेक्षण क्या होता है, आवश्यक होता है। प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु आवश्यक। एक जो अच्छा नेता होता है, एक जो अच्छा नेतृत्व करता होता है, उसको भी अपने प्रभावशाली नेतृत्व को बनाए रखने के लिए संप्रेक्षण क्या होता है, अत्यंत आवश्यकता है। प्रबंध की कुशलता में वृद्धि। संप्रेक्षण करने से प्रबंध करने की, मैनेजमेंट करने की जो कुशलता होती है उसमें वृद्धि होती है। कैसे होती है, क्योंकि संसार के माध्यम से, संप्रेक्षण के माध्यम से उनके पास नई नई जानकारियाँ आती हैं और जो जो कमियां हैं उन कमियों भी उनको पता चलती है और उन कमियों को पूरी करते हुए वो जो है अच्छे से आगे कार्य कर सकता है। समन्वय क्षमता का विकास। देखिए, चाहे कंपनी एवं कर्मचारी हैं, बॉस एवं कर्मचारी हैं, या किसी संस्था के अंदर काम करने वाले अन्य कर्मचारी हैं, उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, आपस में एकता एवं सहयोग की भावना पैदा करने के लिए संप्रेक्षण या बातचीत क्या होते हैं, जरूरी होता है। वरना क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति भ्रम की भावना रहती है और एक दूसरे के प्रति गलत फहमी होती है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद। देखो क्या होता है, संप्रेक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप कम लागत के अंदर क्या कर सकते हैं, अधिकतम या ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। योजना में सहायक। संप्रेक्षण जो है क्या होता है, योजना में सहायक होता है। आप क्या योजना बना रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आपस में संप्रेक्षण के माध्यम से क्या हो सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। जन संपर्क में सहायक। जनता के साथ में संपर्क करने में, आम पब्लिक जो होती है उसके साथ में संपर्क करने में भी संप्रेक्षण का क्या होता है, महत्वपूर्ण। भारावर्पण एवं विकेंद्रीकरण। भार जो है एक जगह से दूसरी जगह पे देना। विकेंद्रीकरण, सत्ता का हस्तांतरण। क्या होता है कि जैसे ये भारार्पण एवं विकेंद्रीकरण के बारे में बताता हूँ कि किसी भी संस्था के अंदर, राज्य के अंदर क्या होती है, एक स्टेप टू स्टेप होते हैं। बॉस, उसका बॉस, उसका बॉस, उसका बॉस, उसका बॉस। एक जो है ऊपर से नीचे की तरफ क्रम होता है। तो उस ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो क्रम होता है अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उस क्रम के अंदर ऊपर के अधिकारियों से शक्तियों को लेना और नीचे के कर्मचारियों को देना। या ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनके पास वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है तो कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपना, वो क्या कहलाता है, भारार्पण या विकेंद्रीकरण। और ये भारार्पण एवं विकेंद्रीकरण के लिए क्या जरूरी है, संप्रेक्षण जरूरी है, संसार जरूरी है, आपस में बातचीत करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये संप्रेक्षण एवं के बारे में क्या था, प्रश्न है। अब बात करते हैं जवाबदेहिता एवं अभिप्रेरणा। जवाबदेहिता क्या होती है, अभिप्रेरणा क्या होती है। जवाबदेहिता, जवाबदारी, जवाबदेहिता, जवाबदारी, यानी कि किसी कार्य, किसी संस्था, राज्य, समुदाय, उनके अंदर कोई भी पॉजिटिव कार्य हो रहा है, नकार नेगेटिव कार्य हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, बुरा कार्य हो रहा है, तो उसके प्रति क्या होता है, कोई एक व्यक्ति या एक संस्था जो होती है वो क्या होती है, वो जवाबदेह होती है कि भाई हाँ इसकी क्या है, वजह यह है। तो जवाबदेहिता के बारे में बात करते हैं। जवाबदेहिता शब्द का विकास जो हुआ है वो अंग्रेजी का एक शब्द है, ठीक है ना, अकाउंटेबल, जवाबदेह शब्द से हुआ है, जिसका प्रयोग 1583 में वित्तीय संदर्भ में किया गया था। वर्तमान में जवाबदेहिता के क्षेत्र का विस्तार हो गया है। आज प्रशासन के हर क्षेत्र में जवाबदेहिता मांगी जाने लगी है। वर्तमान में जवाबदेहिता का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है और ये कहा जाता है कि भाई किसी न किसी को तो इसके प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा। पीटरसन तथा प्लोमेन ने जवाबदेहिता की परिभाषा दी कि जवाबदेह होने का अर्थ है पूरे किए गए या न किए गए कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी, आंसरेबल होना। अतः प्रशासन में जवाबदेही का अर्थ है कि प्रशासन को जो सत्ता सौंपी गई है उसके प्रयोग के लिए जवाबदेह होना। प्रशासन में जवाबदेहिता का मतलब यही है कि भाई जो भी अच्छा बुरा कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य के लिए थैंक्स, तो बुरे कार्य के लिए जो क्रिटिसिज्म है उसको क्या है, आलोचना सहन करना। जवाबदेहिता, जवाबदेहिता के कारण, जवाबदेहिता जो है इसके कारण कौन कौन से होते हैं। देखिए जवाबदेहिता क्यों जरूरी है, इसके लिए बात करते हैं। वर्तमान में प्रशासन असीमित शक्तियों का केंद्र बन गया है। शक्ति भ्रष्ट
करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट करती है। अतः सेवा वर्ग अथवा प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए जवाबदेहिता आवश्यक है। क्या है कि आजकल वर्तमान समय के अंदर सत्ता जो है वो शक्ति के केंद्र बन गया है राज्य, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और किसी विद्वान ने कहा था, शक्ति, ये शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कि शक्ति भ्रष्ट करती है और बहुत सारी भक्ति शक्ति होती है वो पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। इसलिए उस लोगों को शक्ति के प्रकोप से बचाने के लिए जो क्या है, जवाबदेहिता आवश्यक है। प्रजातांत्रिक समाज में शक्ति को नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अधिक शक्ति के लिए अधिक जवाबदेही पूर्वक रूप में काम करती है। डेमोक्रेसी के अंदर जो शक्ति होती है राज्य के पास, उसके ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अतः उस नियंत्रण के लिए उसको जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। प्रशासन को निरंकुश बनने से रोकने के लिए जवाबदेहिता आवश्यक है। जो प्रशासन है वो निरंकुश न बन जाए, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका का खंडन न कर दे, मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर दबाव न बना दे, ठीक है ना, विपक्ष को खत्म न कर दे, इसके लिए उसको जवाबदेही होना जरूरी है। जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा हेतु तथा नौकरशाही को उचित अनुक्रियाशील एवं संवेदनशील बनाने हेतु जवाबदेहिता आवश्यक है। यानी कि लोगों के कर्तव्यों की, अधिकारों की रक्षा के लिए और जो नौकरशाही है वो अच्छे से कार्य करे, इसके लिए क्या है, जवाबदेहिता आवश्यक है। जवाबदेहिता किस किस प्रकार से जो है लागू की जा सकती है, किस प्रकार से हम शासन को, प्रशासन को लो जवाबदेही बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं शासन एवं प्रशासन को जवाबदेही बनाने की रीतियाँ। एक तो है आंतरिक रीतियाँ। लोक प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की आंतरिक रीतियाँ निम्न प्रकार की। सबसे पहले है बजटीय नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण द्वारा प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सकता है, यानी कि बजट के माध्यम से उनके ऊपर नियंत्रण रखना। दूसरा है कार्मिक प्रबंधन नियंत्रण। प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का दूसरा आंतरिक तरीका कार्मिक प्रबंधन नियंत्रण है, यानी कि कर्मचारी हैं उनका जो प्रबंधन है वो क्या करना, अलग से रखना। इसके अलावा कार्य कुशलता नियंत्रण, यानी कि कार्य जो है कुशलता से जो है उनका निरीक्षण करना कि कितनी कुशलता से कार्य हुआ है, उस निरीक्षण के द्वारा उनके अंदर कमियां निकाल के उनको डांट करके उनको जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक नैतिकता एवं व्यावसायिक मानदंडों का पालन भी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाता है कि भाई कितना नैतिक सा और कितने अच्छे से उन्होंने कार्य किया है, वो भी उनको क्या होता है, जवाबदेह बनाता है। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा गबन, धोखाधड़ी एवं नियम विरुद्ध कार्यों का पकड़ा जाना भी जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है, यानी कि गबन, धोखाधड़ी, नियम विरुद्ध कार्रवाई की है उनको पकड़ना, इससे भी जवाबदेह बनते हैं। विभागीय जांच एवं आयोगों का डर भी लोक प्रशासन को जवाबदेह बनाने में मदद करता है। ये जो होती है ना, सीबीआई ने, ईडी ने, इनके जो डर होता है, ठीक है ना, कि भाई उनके ऊपर आकर के कार्रवाई हो जाएगी, वो भी उनको जवाबदेही बनाता है। ये तो थी आंतरिक रीतियाँ अंदर की। अब है बाह्य रीतियाँ। बाह्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? विधायी निरीक्षण, विधायी निरीक्षण एवं नियंत्रण, यानी कि विधायी निरीक्षण से मतलब है विधायिका के द्वारा निरीक्षण। लोक प्रशासन पर अनेक तरीकों से विधायी निरीक्षण एवं नियंत्रण रखा जाता है। लोक प्रशासन के जवाब बनाने में ये संपूर्ण प्रमुख बाह्य रीति हैं, यानी विधायिका जो है वो संसद के माध्यम से इनके ऊपर, प्रशासन के ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। दूसरा है कार्यपालिका नियंत्रण। कार्यपालिका भी विभिन्न तरीकों से लोक प्रशासन को जवाबदेह बनाती है। कार्यपालिका के जो मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, वो भी अधिकारियों को और अन्य लोगों को क्या करते, जवाबदेही बना सकते हैं। लेखा परीक्षा, यानी कि वो ऑडिट के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, उनको जवाबदेही बना सकते हैं कि भाई कितना पैसा आया, कितना गया, ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट से डर लगता है ना, वो वाली बात है। जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का लेखा परीक्षण एक अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। प्राय लेखा परीक्षण ने बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। राज्य के अंदर सरकार एवं उनके कर्मचारियों के द्वारा जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उनका जो पर्दाफाश होता है वो ऑडिट के माध्यम से ही होता है। ऑडिट के अंदर पता चलता है कि भाई कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इसके अलावा न्यायिक नियंत्रण, ये बहुत ही अच्छा नियंत्रण है, न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण रखना। न्यायिक नियंत्रण भी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का एक प्रमुख तरीका है। न्यायपालिका ने अनेक वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। एक बार तो इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन है उसको ही रद्द कर दिया था। तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उनको जवाबदेही बनाती है। हित समूह, आपस में जो है कर्मचारी है, किसान है, लोग है, वो क्या करते हैं, समूह बनाते, संगठन बनाते, हित समूह बनाते, जिनसे भी क्या होता है, हित समूह भी प्रशासन को जवाबदेह बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सूचना का अधिकार, आरटीआई का आजकल अधिकार मिलता है,
तो हम गवर्नमेंट के द्वारा उनकी सूचना मांग सकते हैं, जिससे वो उनकी जवाबदेहिता बढ़ती है। वर्तमान में लोक प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में सूचना का अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया, वर्तमान में लोक प्रशासन को जवाबदेह बनाने में मीडिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जनता को जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। मीडिया एवं सोशल मीडिया जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। तो ये थी जवाबदेहिता के बारे में कुछ बातें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभिप्रेरणा के बारे में अभिप्रेरणा का अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने और उसका सहयोग प्रदान करने की कला को अभिप्रेरणा कहते हैं। व्यक्ति के जो शक्ति के साथ में जो व्यवहार होता है उसको निर्देशित करना और लोगों का क्या है, मानव का सहयोग प्राप्त करना, इसके लिए क्या होती है, अभिप्रेरणा जरूरी होती है। अभिप्रेरित करते हैं, हम उनको प्रेरित करेंगे तभी वो क्या कर सकते हैं, हमारे से सहायता करेंगे। अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस शक्ति से है जो किसी व्यक्ति को कार्यशील एवं गतिशील बनाती है। यानी कि एक जो प्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा होती है, वो क्या करती है, व्यक्ति को गतिशील बनाती है, उनको कार्य करने के लिए तैयार करती है। कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा देना तथा कार्य संतुष्टि की उपलब्धि कराना ही अभिप्रेरणा है। उनके एक संस्था के अंदर, राज्य के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो अधिक से अधिक काम करने लिए, उसके लिए उसको क्या करना, उनको प्रेरणा देना जरूरी है। संक्षेप में अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कार्य क्षमता तथा कार्य करने की इच्छा के मध्य पुल का कार्य करती है। वह यही वह शक्ति है जो मनुष्य को अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखो, लोगों को अच्छा से अच्छा कार्य करने के लिए, ज़्यादा कार्य करने के लिए, ठीक है ना, अच्छा कार्य करने के लिए, ज़्यादा कार्य करने के लिए एक जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है कि एक व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है और वो कार्य करता है, उनके बीच में क्या करती हैं, तो उनके बीच में पुल का कार्य करती है। कुंज एवं ओडोनेल ने इनकी परिभाषा दी अभिप्रेरणा की कि व्यक्तियों को इच्छित तरीके से कार्य संपादित करने के लिए प्रोत्साहित करना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा की विशेषता या लक्षण क्या क्या है? अभिप्रेरणा एक निरंतर जारी रहने वाली क्रिया है क्योंकि संगठन में व्यक्ति को सदैव अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है? एक निरंतर जारी रहने वाली क्रिया है क्योंकि जब उसको प्रेरणा मिलेगी तब तक वो क्या करेगा, अच्छा कार्य करता रहेगा। इसके अलावा अभिप्रेरणा से संपूर्ण व्यक्ति ही अभिप्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं। अभिप्रेरणा की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है। क्या अभिप्रेरणा हर व्यक्ति के अंदर जागृत होती है? अभिप्रेरणा जो होती है वो पूरे व्यक्ति के अंदर होती है, व्यक्ति का एक भाग प्रेरित नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हाथों में प्रेरणा आ गई, पैरों में प्रेरणा आ गई, दिल में आ गई। प्रेरणा जो अभिप्रेरित होता है व्यक्ति, वो उसकी पूरी बॉडी होती है। अभिप्रेरणा एक मानसिक विचार है जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, अर्थात अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्य संतुष्टि का परिणाम है। अभिप्रेरणा क्या है? एक मानसिक विचार है जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है, कार्य करने के लिए तैयार होता है। एक व्यक्ति को आर्थिक एवं अनार्थिक दोनों प्रकार की प्रेरणाओं से अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक तो आर्थिक कि भाई आप ये काम करो तो आपको फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा। एक होती है अनार्थिक जिसके अंदर उनकी अर्थ तो नहीं होता है, बाकी और भी जो है उनको जो है प्रेम से, सहयोग, भाई भतीजावाद, इस प्रकार से जो है उनको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये मैंने बात बता दी, अभिप्रेरणा क्या होती है? एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। अभिप्रेरणा मानवीय व्यवहारों को निर्देशित, नियंत्रण तथा स्पष्टीकरण। मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसका निर्देशन, नियंत्रण और स्पष्टीकरण है, वो क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। जिस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की तत्परता होती है, अभिप्रेरणा उसको ज़्यादा मिलती है, वो क्या करता है? अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा स्पष्ट और अच्छा कार्य करता है। अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय आवश्यकताओं से होता है। जो जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, व्यक्ति अभिप्रेरित होता रहता है। बाहरी शक्तियों से भी व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। जैसे बाहर की जो शक्तियाँ होती है कई, उनसे भी व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। इसके अलावा मानवीय जो संबंध होते हैं उनसे भी व्यक्ति की क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनात्मक अभिप्रेरणा और एक होती है ऋणात्मक अभिप्रेरणा। धनात्मक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? जैसे प्रशंसा और प्रोत्साहन। अगर व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं, विश्वास और उसको अपने विश्वास में लेते हैं, उसके प्रति निष्ठा रखते हैं, सहकारिता, आपस में मिलकर के कार्य करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, सकारात्मक प्रतियोगिता होती है,
निर्देश देते हैं, सुधार की बात करते हैं, भागीदारी रखते हैं, विचार आपस में मिलकर के विचार विमर्श करते हैं, उनको जो है उनके कार्यों को जो व्यक्ति कर रहा है उनको मान्यता प्रदान करते हैं, कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इनसे क्या होता है, इन सब से व्यक्ति को क्या मिलती है, अभिप्रेरणा। व्यक्ति को क्या मिलती है, अभिप्रेरणा। और ये कैसी अभिप्रेरणा है, सकारात्मक। ये अभिप्रेरणा कैसी है, सकारात्मक। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा कौन कौन सी होती है, नकारात्मक तो प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार, विश्वास, निष्ठा, सहकारिता, स्पर्धा, प्रतियोगिता, निर्देश, सुधार, भागीदारी, विचार विमर्श, मान्यता प्रदान करना, कल्याणकारी सुविधाएं आदि। अब होती हैं ऋणात्मक अभिप्रेरणा। एक इसमें क्या होती है, उपेक्षा एवं क्रूर व्यवहार। ठीक है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की कहीं पे उपेक्षा होती है, उसके साथ में क्रूर व्यवहार होता है, जिस वजह से वो क्या होता है कि यानी कि उसको टेंशन आती है, गुस्सा आता है, और उसकी वजह से वो जो है कार्यों के अंदर जो है परिवर्तन लाता है और कार्य करता है। दंडात्मक कार्रवाई, दंड के भय से भी व्यक्ति क्या करता है, अभिप्रेरित हो जाता है। सेवा मुक्ति, के काम नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल देंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ये भी क्या होता है, उसको कार्य करने के लिए तत्पर करता है। आलोचनाएं भर्त्सना, कई बार होता है मीटिंगों के अंदर वगैरह उनकी आलोचना होती है, भर्त्सना होती है, वो भी उनको क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। डांट, फटकार एवं निंदा करना, डांटना, फटकारना, निंदा करना, ये भी क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के साधन हैं। तो ऋणात्मक अभिप्रेरणा